हेलो एवरीवन, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1 पॉइंट तीसरा का ये पहला नंबर वीडियो है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे उदाहरण संख्या 9 और प्रश्न संख्या 1। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण संख्या 9 और प्रश्न संख्या 1। तो सबसे पहले हमारा उदाहरण संख्या 9 कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमसे इसमें कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल में हम लिखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो हम उसका उल्टा मानते हैं। तो इस माना √3 एक अपरिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले मानेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमारा ये √3 परिमेय संख्या है तो हमारा p/q के रूप का आएगा कि नहीं, जो हमारा तो यहाँ पे लिख देंगे √3। जब हमारा √3 परिमेय संख्या है तो हमारा p/q के रूप में आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे p/q। और हमारा जो q होता है वो हमेशा 0 के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0। और p एवं q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होता है? जैसे में किसी भी संख्या का हम HCF निकाले तो उसका HCF एक आ जाए, उसी को कहते हैं सहभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में यहाँ हम लिख रहे हैं 5 का गुणनखंड होगा 5 एकन 5, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4 का तो 2 गुणे 2। तो इसमें हमारा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें एक और लिख सकते हैं तो हमारा 4 ही होगा। तो जिसके गुणनखंड में HCF उसका एक आ जाए, HCF एक आ जाए, उसी को कहते हैं हम सहभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर है 2/3, यह एक सहभाज्य संख्या है। किसी भी नीचे वाले से ऊपर में भाग दें या तो उसका दशमलव में आए, दशमलव में उसका आंसर आए, उसी को कहते हैं सहभाज्य संख्या। यह हमारा यह समझाने के लिए इधर किए थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सहभाज्य संख्या क्या होता है। अब हमारा यहाँ से √3 एक परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से p का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम q को इधर भेजेंगे तो हमारे पास बनेगा p बराबर, जब ये q इधर गुणा में है तो भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 3p इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p का स्क्वायर बराबर इस 3 का वर्ग करेंगे √3 का तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास q आ जाएगा। इतना आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से q का मान निकालेंगे। तो हमारे पास q का मान निकालेंगे तो इस 3 को गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर बटा 3। जब हम इस 3 को इधर भेज देंगे तो ये बटा में चला जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हमारा q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर बटा 3। इतना आ गया। अब हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर इसे 1 मानेंगे। अब हम जानते हैं कि जो हमारा p स्क्वायर होता है ये भी हमारा पूर्णांक है, ये हमारा पूर्णांक है। तो हमारा ये पूर्णांक है तो ये भी हमारा पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं p स्क्वायर, नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे q स्क्वायर पूर्णांक है। q स्क्वायर जब हमारा पूर्णांक है तो ये भी हमारा पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं p स्क्वायर 3 भी पूर्णांक
है। जब हमारा ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक हो जाएगा। अब हम जानते हैं, जैसे यहाँ पर एक और बात समझ लें, यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 5 से जब हम भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर जो संख्या आएगा वो इसमें तो भाग चला ही जा रहा है तो इसमें भी भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी स्क्वायर 3 से भाज्य है। जब हमारा पी स्क्वायर 3 से भाज्य है तो पी भी हमारा 3 से भाज्य होगा। तो यह हमारे यहाँ पे लिख देंगे पी भी 3 से भाज्य है। यहाँ पे लिख देंगे पी भी हमारा 3 से भाज्य है। तो जब हमारा पी भी 3 से भाज्य है तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा पी बटा 3। जब हम पी से 3 में भाग देंगे, पी के बटा में 3 लिख देंगे, जब हम इसे भाग देंगे तो हमारे पास मान लीजिए हमारे पास K1 आ रहा है। जब हम इसमें भाग दे रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है K1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, P का मान निकालेंगे। तो इस 3 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P बराबर 3K1। इतना आ गया। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास यहाँ P स्क्वायर है तो इसका मान यहाँ पर है 3K1। तो यहाँ पे लिख देंगे Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3K1 का स्क्वायर बटा हो जाएगा 3। इतना हो जाएगा। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास Q स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 3 3 का 9, K1 का स्क्वायर बटा 3। 3 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर 3K1 स्क्वायर। इतना आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, K का मान निकालेंगे, K1 स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो इस 3 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा K1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q का स्क्वायर बटा 3। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर इसे 3 मानेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिखे हैं कि 3Q एक Q पूर्णांक है तो ये भी हमारा पूर्णांक होगा, यही सब यहाँ पे लिखेंगे। नीचे यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ओके Q बटा 3 भी भाज्य है। जब Q स्क्वायर जब 3 से भाज्य है तो इसमें तो Q भी 3 से भाज्य, Q भी जब हमारा 3 से भाज्य होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q बटा 3। जब हम इसमें 3 से इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आ रहा है K1। यहाँ पर ना K2 मानेंगे, वहाँ पर K1 मानते हैं, यहाँ पर K2 मानेंगे। जब हम इसे मानेंगे K2, जब हम इसमें से इससे भाग दे रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है K2। इसे हम मान लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से Q का मान निकालेंगे। तो इस 3 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास बनेगा Q बराबर 3K2। यहाँ से हम कर रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा 3K2। इतना आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 4। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब हम यहाँ से समीकरण 4 और 2 को देखिए। समीकरण 4 और 2 को देखिए तो यहाँ पर हमारा उभयनिष्ठ आ जा रहा है कि नहीं, इसका यह हमारा P और Q एक उभयनिष्ठ आ रहा है। जैसे उभयनिष्ठ मतलब हमारा होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं P का गुणनखंड है 3 गुणे K1, Q का गुणनखंड है 3 गुणे K2। अब हमारा इसमें 3 कॉमन आ रहा है कि नहीं, 3। अब हम यहाँ पर माने थे यहाँ पर कि सभाज्य संख्या है तो इसका हम HCF निकालेंगे। इसका P और Q का HCF हम निकालेंगे तो हमारे पास HCF 3 आ जाएगा। तो हमारा यह सभाज्य संख्या माने थे हम कि यह सभाज्य संख्या है, तब हमारा गलत होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
2 और 4 से स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें स्पष्ट हो जा रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर माने थे P और Q सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या में इसका HCF निकाले, किसी भी सहभाज्य संख्या का HCF निकाले तो हमारे पास 1 आता है। तो हम P और Q का HCF निकाल रहे हैं तो हमारे पास 3 आ जा रहा है, तो यह सहभाज्य संख्या नहीं है। हम यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके प्रश्नावली नंबर 1.3 के पहले नंबर सवाल पर चलते हैं। अब हमारा पहला नंबर हमसे सवाल कर रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब भी हमसे ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको सबसे पहले हम मानेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद जब हमारा √5 एक परिमेय संख्या हो जाएगा तो हम यहाँ पर p/q के रूप में होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे p/q। जब हमारा p/q के रूप का हो जाएगा तो हमारा p जो होता है वो 0 के बराबर नहीं आता है, और हमारा p एवं q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका HCF 1 आए, किसी भी संख्या का गुणनखंड करे तो उसका HCF 1 आए, उसी को कहते हैं सहभाज्य संख्या। और अब जब हमारा यहाँ से अब हम क्या करेंगे, p का मान निकालेंगे। तो यहाँ हम q को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा p बराबर √5q, इतना आ जाएगा। अब हम इस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिख रहे हैं वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p² बराबर √5 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, q का वर्ग करेंगे तो q वर्ग आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से q का मान निकालेंगे। q² का मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा q², 5 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, p² बट्टा हो जाएगा 5, इतना हो जाएगा। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 मानेंगे। अब हम जानते हैं हमारा p पूर्णांक है, तो ये भी हमारा पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं p² 5 से भाज्य है। जब हमारा p² जब 5 से भाज्य है तो p भी हमारा 5 से भाज्य होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे p भी 5 से भाज्य है। p भी हमारा 5 से, जब p² 5 से भाज्य है तो हमारा p भी 5 से भाज्य होगा, एकदम स्पष्ट है। अब हम यहाँ से जब 5 से भाज्य है तो p में 5 से भाग देंगे तो हमारे पास आ रहा है, मानेंगे हम k1 आ रहा है, हमारा पास k1 आ रहा है। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, नहीं, इसे समीकरण नंबर 2 नहीं मानेंगे। यहाँ से हम p का मान पहले निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारा p का मान इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 5 गुणे k1 इतना हो जाएगा। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2।
इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, p का मान है इस समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा q का स्क्वायर बराबर, p का मान हमारे पास है 5k1 का होल स्क्वायर बटा में 5 हो गया। तो हमारे पास क्यू स्क्वायर हो जाएगा 5 पचे 25 k1 का स्क्वायर बटा 5, 5 एकाने 5, 5 पचे 25, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5k1 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, k1 का मान निकालेंगे, k1 स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k1 स्क्वायर का मान आ जाएगा, इस 5 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 5, क्यू स्क्वायर बटा 5, जब इस गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर 5 हो जाएगा। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 3, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम यह भी हमारा पूर्णांक है, k1 स्क्वायर पूर्णांक है, यहाँ पर देखिए जैसे माने थे पी क्यू हमारा पूर्णांक है तो यह भी हमारा पूर्णांक है, तो यहाँ पर वैसे ही मानेंगे कि ये पूर्णांक है तो यह भी हमारा पूर्णांक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्यू 5 से भाज्य है। जब हमारा क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो हमारा पी भी क्यू भी 5 से भाज्य होगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्यू भी 5 से भाज्य है। जब हम पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो हमारा क्यू स्क्वायर भी 5 से भाज्य होगा, एकदम स्पष्ट है। अब हम जब हम इस क्यू में 5 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्यू में जब हम 5 से भाग देंगे तो हमारे पास आ रहा है, मानेंगे बस k2 आ रहा है। अब हम यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, इस 5 को भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो क्यू बराबर हो जाएगा 5k2, इतना आ जाएगा। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 4, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 3, इसे हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण 4 और 2 को देखिए, समीकरण नंबर 2 को, इसमें हमारा 5 उभयनिष्ठ आ रहा है कि नहीं, इसमें भी हमारा 5 उभयनिष्ठ आ रहा है और इसमें भी 5 हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है। यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर p का हमारा मान दे दिया है 5k1 और q का मान दे दिया है 5k2। अब हम इसमें देखें हमारा 5 कॉमन आ रहा है कि नहीं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ही माने थे कि p और q सहभाज्य संख्या है, जिस किसी भी चीज का HCF निकाले तो हमारे पास 1 आ जाए उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। यदि हम इसका HCF निकाले तो हमारा 5 कॉमन आ रहा है तो 5 ही हमारा HCF हो जाएगा, तो यह हमारा सहभाज्य संख्या माने है तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आए है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में हमें बताएं कि अच्छा लगा है, और नहीं समझ में आया तो ये भी बताएं। मैं फिर से नए वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।